ये मेथड 100% इम्प्रूवमेंट मेथड है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वाकई ही रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं इस बार, और चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि कभी कभार कम स्कोरिंग आ गई, कभी कभार ज़्यादा आ गई। ये उनके लिए जो चाहते हैं कि हर बार कंसिस्टेंट हाई बैंड स्कोरिंग ही आए। जो भी पर्सन इस वीडियो को देखकर इम्प्लीमेंट करेगा उसको हर बार अच्छी स्कोरिंग ही आएगी, कम ज़्यादा नहीं होगा, स्टेबल स्कोरिंग अच्छे लेवल की आएगी। स्टार्ट। इस मेथड के बाद जितनी स्कोरिंग चाहोगे उतनी स्कोरिंग आएगी। अगर आप 10 रीडिंग सॉल्व करोगे, 20 रीडिंग सॉल्व करोगे, जितनी मर्जी रीडिंग सॉल्व करोगे, हर बार स्कोरिंग बढ़ बढ़ के जितनी भी है बार बार जो है अच्छी स्कोरिंग आएगी। बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ओनली देन दिस थिंग इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। पहली बात तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के फेल होने का रीज़न यही रहता है कि वो एक वीडियो देख लेते हैं, दूसरी वीडियो देख लेते हैं, तीसरी वीडियो देख लेते हैं, कभी किसी की देख ली, कभी किसी की देख ली। सारा मेथड बताऊंगा, हर बार स्कोरिंग आएगी, हर बार। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि एक आधी बार रीडिंग, आमतौर पर ऐसा रहता है ना कि रीडिंग में कभी स्कोरिंग कम आ गई, कभी ज़्यादा आ गई, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखिए कि आप हमेशा इस चीज़ को ढूंढते रहते हो, पता नहीं कुछ सीक्रेट होगा इस चीज़ के चक्कर में। इस चीज़ के चक्कर में आप क्या करते हो, 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन, पता नहीं कितने लोगों की आप वीडियो देख लेते हो। बट आपने वो चीज़ सुनी होगी कि अगर 2 किश्ती में पैर रखोगे तो आपका डूबना पक्का ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो ही देखो, मैं कह रहा हूँ कि किसी और पर्सन की वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ उसी के साथ लॉयल रहो, उस पर्सन की जो स्ट्रैटेजी बताई जा रही है। जो भी लोग पर्टिकुलर किसी एक स्ट्रैटेजी के ऊपर 10-15 दिन या फिर 10-15 रीडिंग्स के ऊपर काम कर लेते हैं, मैंने आज आपको कोई सिस्टम बता दिया, मैंने आपको एक प्रॉपर सिस्टम बता दिया। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे लिए हमेशा काम किया ही किया है। एवरी सिंगल टाइम दिस थिंग वर्क्स फॉर मी। पता नहीं कितनी 100 रीडिंग्स मैंने सॉल्व किए, एंड एवरी सिंगल टाइम दिस वर्क्स फॉर मी, बिकॉज मुझे पता है कि रीडिंग डिज़ाइन इस तरीके से होती है। तो अगर आप वाकई ही चाहते हो कि एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हो, तो अगर कोई पर्सन आपके लिए सबसे बड़ी एडवाइस दे सकता है तो वो ये चीज़ है कि वही स्टूडेंट इसमें कामयाब होंगे जो एक मेथड को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं, 10 से 12 बार उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब 10 से 12 बार इम्प्लीमेंट करने का मतलब कि सारी स्ट्रेटजी को समझने के बाद बार बार स्ट्रेटजी चेंज नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट चेंजिंग कि एक बार ये देख लिया, किसी ने कह दिया कि पहले 2 क्वेश्चंस कर लो, किसी ने कह दिया कि ये वाले क्वेश्चंस कर लो, किसी ने कह दिया कि फर्स्ट पैसेज कर लो, किसी ने कह दिया सेकंड पैसेज। नो, सिर्फ वही स्टूडेंट, चाहे वो आइल्स के तौर पर हो चाहे ज़िंदगी के तौर पर हो, कामयाब होते हैं जो एक पर्टिकुलर चीज़ में ही अपने आप को माहिर करते हैं। सो आज की जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज़ गोइंग टू वर्क एवरी सिंगल टाइम। बहुत ही अलग लेवल की स्ट्रेटजी है, बहुत ही अलग लेवल की। 2 तरीके के आपके फ़ायदे होंगे। पहले तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, विच क्वेश्चन हैज़ टू बी सॉल्व्ड फर्स्ट। ओके, सेकेंड नंबर पर आपकी टाइम सेविंग बहुत बड़े स्केल पर होने वाली है, तो टाइम मैनेजमेंट भी इससे होगी। बट कामयाब कौन होंगे? मेरी बात को मानकर इस चीज़ को 15 दिन लगातार करके तो देखो, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। एक पर्टिकुलर मेथड जो यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसको 15 बार यूज़ करके देखो, 10 से 15 दिन करके देखो, रिजल्ट ना मिले तो आपको पता चल जाएगा। पूरी 100% साइकोलॉजी होती है। लोग कहते हैं ना कि दिमाग में होता है, दिमाग में ये सारी चीज़ें बंदे के डिपेंड करती है कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है। वो साइकोलॉजी होती क्या? वो साइकोलॉजी कुछ ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं, वो है कि एक ही चीज़ को अंडरस्टैंड करना और प्रॉपरली उसको देखना कि कैसे जो चीज़ सिखाई गई उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो नाउ, अगर आप चाहते हो कि आप बहुत जल्दी और फास्ट इंप्रूवमेंट करो तो सबसे बेस्ट वे होता है कि कोई पर्सन जो ऑलरेडी कामयाब है, इन दिस केस दिस इज़ मी ऑब्वियसली, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो वो पर्सन जो भी फैसला ले रहा है उसके पीछे का रीज़न पता लग जाए ना अगर आपको, तो बात बन जाती है। बहुत सारे जो हाई लेवल के लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमें आपसे सर्विसेज लेनी है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ। वो क्या कहते हैं कि आप सिर्फ हमें सर्विसेज मत दो, आप ज़्यादा पैसे ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं, सर्विसेज के साथ साथ जो भी आप ऑप्शन लगा रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, उसके पीछे का रीज़न बता दो। सिमिलरली अगर मैं आपको इन क्वेश्चंस को, मैं कौन सा क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम सिलेक्टिंग दीज क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न, तो अगर ये चीज़ आपको पता चल जाए, देन यू कैन डेफिनेटली डू वट एवर यू वांट टू इन अ मच बेटर वे। आप सिर्फ किसी के ऊपर फोकस नहीं रहोगे, किसी की आप, मतलब ऐसा रहता है ना, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहोगे। सो देखिए, मैं कौन सा क्वेश्चन पहले नंबर पर करूँगा और मैं रीज़न बताता हूँ। क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं।
मैंने पहले नंबर पर देखा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहले पैसेज नहीं पढ़ेंगे, तो मेरे दिमाग में क्या कि मैं पैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस को देख रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। मुझे पता चला कि जो लिस्ट ऑफ पीपल है इनको ढूंढने में मुझे 1 सेकंड की भी दिक्कत नहीं आती है। जहां पर भी बड़े अक्षरों वाला नेम आ जाएगा मैं वहां पर रुक जाऊंगा और मेरी टेंशन खत्म। मैंने फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को छोड़ने का फैसला कर दिया। आगे चलकर मैंने देखा कि अगर मैं 7th क्वेश्चन या फिर 8th क्वेश्चन, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट लाफ्टर फर्स्ट डेवलप्ड आउट ऑफ समथिंग, research has revealed that human and chimp laughter may have the same something। मेरे पास ऐसा कोई भी कीवर्ड नहीं है जिसको मैं अपने दिमाग में रखूं और 1 सेकंड में मुझे उसकी लोकेशन के बारे में या जो भी चीज़ है मुझे पता चल सके। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। फिर मैंने क्या किया, मैं चलता हूं एक बार आगे। ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं मैं अपने लिए, मैं आगे चलता हूं। आगे चलकर मैंने देखा कि जो मैन एंड वुमेन है, तो एटलीस्ट मैं मैन और वुमेन को रिकग्नाइज कर सकता हूँ। सो मैन और वुमेन का अगर कोई सिनोनिम भी आ गया, मेल्स फीमेल्स लिख देंगे और क्या लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पॉसिबल रहेगा। तो सारे क्वेश्चंस में से मुझे पहले 6 क्वेश्चंस को ढूंढना आसान था मेरे लिए, फिर उसके बाद 11th क्वेश्चन को ढूंढना बड़ा आसान था। बट जो क्वेश्चन मुझे ढूंढना आसान नहीं था दैट वाज द 7th वन। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसा कीवर्ड नहीं आ रहा जिसके लिए मैं कहूँ कि हाँ मुझे तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब ये कीवर्ड आएगा तब मैं सोचूंगा। सिमिलरली जब ये जिनमें से कोई भी पर्सन है, जब इनका नेम आएगा तो मैं देखूंगा कि मैं फिर यहाँ पर इन क्वेश्चंस को ध्यान दूंगा। सिमिलरली एक एग्जांपल के तौर पर आपको और लेकर चलते हैं। सो यहाँ पर मैंने ये सॉल्व करवाई थी रीडिंग, तो और एग्जांपल्स की तरफ लेकर चलता हूँ। ठीक है, सो और एग्जांपल्स के लिए देखिए यहाँ पर कोई प्लेन प्रॉपर रीडिंग हो। सिस्टम को समझना पूरा पहले। ठीक है, सिस्टम को समझेंगे फिर देखेंगे। यस, ये देखिए ये वाले क्वेश्चंस देखिए, इनमें क्या हुआ, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मुझे पता चला कि 14 to 20 जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए अपने आप पैराग्राफ आ जाएंगे। तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मतलब ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि पैराग्राफ ए है तो ऑब्वियसली दिस इज पैराग्राफ ए, तो मुझे कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ऐसा कि मुझे याद करना पड़े कि जब इसकी आंसर, मेरे कहने का मतलब कि इसकी लोकेशन ढूंढने के लिए, पैराग्राफ ए की लोकेशन ढूंढने के लिए मुझे 1 सेकेंड भी सोचना नहीं पड़ेगा। दिस इज द लोकेशन। सिमिलरली आगे चलते हुए मैंने देखा कि जो 21st क्वेश्चन है कुमांडा स्कूल। सो अगेन यहाँ पर भी मुझे कुछ भी टेंशन नहीं है, मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। फिर चलते चलते मैंने देखा कि सारे क्वेश्चंस की लोकेशन में से मुझे जो 14th क्वेश्चन है उसकी लोकेशन ढूंढने की टेंशन नहीं है। सिमिलरली 21st और 22nd में मैं पुअर फैमिलीज को भी लगा लेता हूँ, कुमांडा स्कूल भी लगा देता हूँ, तो मुझे इनको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे आसानी से मिल जाएंगे। बट दिक्कत आ रही है यहाँ पर, मुझे नहीं पता चल रहा कि इनमें से कौन सी चीज़ों को मैं लेकर चलूं। तो मेरा ध्यान जो रहेगा, मैं सारे क्वेश्चंस को छोड़ दूंगा। आई विल लीव ऑल दीज क्वेश्चंस, मेरा इनके ऊपर ध्यान नहीं है। मेरा सारा का सारा ध्यान रहेगा इन क्वेश्चंस के ऊपर। आप कहोगे फिर सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ी दिक्कत की बात आ जाती है। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, सम चिल्ड्रन आर टॉट इन दी ओपन एयर, तो हम देखेंगे बच्चों को खुली हवा में पढ़ाया जाता है कि नहीं। बेनाड कुमांडा बिकेम द हेडमास्टर 1991। मैं इन 2 क्वेश्चंस को साथ लेकर चलूंगा। एक तो मुझे ओपन एयर में पढ़ा रहे हैं कि नहीं कि हेडमास्टर, ये 2 चीज़ें हैं। फिर मैं कह रहा हूँ मुझे इस क्वेश्चन की लोकेशन के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे पैराग्राफ ए की टेंशन लेने की ज़रूरत है। मेरा ध्यान कहाँ पर है कि मैं ओपन स्पेस को, ओपन एयर को ढूंढूं और हेडमास्टर के तौर पर ढूंढूं। तो फिर आप कहोगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने क्या कहा कि लोकेशन के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं ध्यान से सुनना, जब मैं इन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करूंगा, मैं सॉल्व कोशिश कर रहा हूं इनकी। अगर मुझे ओपन एयर और हेडमास्टर ए पैराग्राफ में मिल गया तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं मिला तो मुझे 100% इसका आंसर तो मिल ही जाएगा। सिमिलरली मैं ओपन एयर और 1991 वाला जो केस है उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा पैराग्राफ बी में। अगर मुझे उसका आंसर मिल गया तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज मैं एटलीस्ट बी का आंसर तो ढूंढूंगा ही ढूंढूंगा। इन दिस वेज कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मेरा कोई क्वेश्चन लीव आउट हो रहा है, पता नहीं मैं कोई क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ या पता नहीं रह गया कि नहीं रह गया। तो मैं यूज़ करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, एक क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। दे आर नॉट इनफ क्लासरूम्स एट द मस्केनी प्राइमरी स्कूल। यहाँ पर कोई भी क्लासरूम नहीं है। सो हाफ द लेसन्स टेक प्लेस इन द शेड ऑफ येलो ब्लॉसम्ड
अकेशिया ट्रीज। सो देखिए, सो जो हाफ ऑफ द क्लासेस हैं वो दरख्त के नीचे लगती हैं, इतने क्लासरूम्स नहीं हैं, मतलब कि दरख्त की छांव के अंडर हो गया ना ओपन स्पेस। तो मैंने क्या किया, मेरा ध्यान कहाँ पर था, इसी तरीके से आते हैं जो आगे वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पहले मिलेंगे और जो शुरू वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बाद में मिलेंगे। फिर हम ढूंढते रह जाते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन ऊपर निकल गया, नीचे निकल गया, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। बट इन दिस वे वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट पैरामीटर, हाउ योर रीडिंग इज डिजाइंड, we understand how things are done in such a way that we are able to solve every single type of question। कुछ भी नहीं रहने वाला है इस तरीके से। हमने देखा कि जो कुछ बच्चे उनको ओपन स्पेस में यहाँ पर पढ़ाया जाता है, हमने उसका आंसर लगाया। देखिए किधर तो 14 का आंसर, किधर वो 26 का आंसर। सिमिलरली अगर आप, मैं और भी एग्जांपल्स दूं, लेट्स से यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इनमें मैंने देखा कि जहाँ पर भी एम्बरग्रिस की और एम्बर की बात होगी तो मैं वहाँ पर रुक जाऊँगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्पर्म वेल, जहाँ पर स्पर्म वेल्स आएंगी वहाँ पर मैं रुक जाऊँगा। और सिमिलरली मोस्ट एम्बरग्रिस कम्स फ्रॉम द डेड वेल्स, सो जहाँ पर डेड वेल्स आएंगी। सो पहले क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में तो मेरे पास कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी, मुझे सभी का ही लोकेशन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली पता चल रही है। जहाँ पर स्पर्म वेल्स है वहाँ पर हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स है, जहाँ पर डेड वेल्स हैं हमारे ये वाले आंसर्स हैं। ठीक है, सिमिलरली तीसरे पैसेज की तरफ चलते हैं जो आपका मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वाला केस चला जाता है। ठीक है, सो जहाँ पर भी हमारे अल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर के बारे में बात होगी यहाँ पर सारा ही उसके बारे में बात है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर 5th पैराग्राफ, मुझे इसकी भी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर चलते। बट प्रॉब्लम क्या, देयर इज इनफ इंफॉर्मेशन फॉर साइंटिस्ट्स टू फुली अंडरस्टैंड द प्लेसिबो इफेक्ट। तो दिक्कत कहाँ पर आ रही है कि हमारे पास इस क्वेश्चन की कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है। हालांकि एक बेस्ट टिप मैं आपको दे सकता हूँ, 37th क्वेश्चन लंदन बेस्ड, सो जहाँ पर भी लंदन होगा, एक इंपॉर्टेंट वे मैं आपको फिर बताता हूँ। जिस क्वेश्चन को आप ढूंढ रहे हैं जरूरी नहीं है कि आपने उसी को सॉल्व करना, उससे नेक्स्ट को भी सॉल्व करना है। तो सारे क्वेश्चंस को छोड़कर आपका सारा ध्यान कहाँ पर है, इसको ध्यान में लेकर चलना है। बिकॉज हमारे पास इसके लिए कोई पर्टिकुलर कीवर्ड नहीं है। हमारे पास इन क्वेश्चंस के लिए 5th पैराग्राफ है, इन क्वेश्चंस के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर है जहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हैं, बट इसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हालांकि 37th के लिए है डेफिनेटली, 38th क्वेश्चन में भी हम देखेंगे कि ब्रांड्स वगैरह की बात की, तो वहां पर हम जाएंगे तब अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसीलिए जो आपके जो आंसर्स है ना वो इस तरीके से सॉल्व होने चाहिए कि कभी तो आपको एक आंसर इसका, एक आंसर इसका मिल गया, कभी आपको आंसर बाद में इसका और इसका मिल गया। आंसर्स लगातार ही आएंगे, बट ऐसा नहीं रहेगा कि 27 के बाद जो है 28 का आंसर आ सकता है, 28 के बाद 33rd का आ सकता है। बट ऐसा नहीं होगा कि जो सेम टाइप के क्वेश्चन है वो लगातार ही रहेंगे। 27 के बाद 80 आएगा, हाँ आ सकता है कि 33 आए, 33 के बाद इनमें से आंसर 29 का मिल जाए, 30 का मिल जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 29 का मिल गया, फिर 32 का मिल गया, फिर 30th का मिल गया, ऐसा नहीं होगा। मिलेंगे लगातार ही, बट ये जरूरी नहीं है कि जो सेम क्वेश्चन टाइप के आंसर ही लगातार मिल जाए आपको। ठीक है, तो होपफुली इस मेथड को हमने जितना पॉसिबल है इसको समझा, और भी ज़्यादा हम इसको डिटेल में जो रेगुलर बेसिस पर डिस्कशन करते रहते हैं तो ये चीज़ें आती रहती हैं, वहाँ पर फिर लगभग आपको हर रोज़ सेम चीज़ की एग्जांपल मिलती रहती है। तो इसीलिए जो एक मेथड है, प्रॉपर मेथड ये वाला, अगर यहाँ से समझ आए बहुत बढ़िया, अदरवाइज सेम चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में हम क्लासेस में करते हैं, वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर होता है, तो फिर उसमें जो एग्जाम्पल्स आपको मल्टीपल मिल जाती हैं। Hopefully this video was useful to all of you and you people were able to learn something out of this. Please take care and that's it.